अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। बच्चों आज हमारा सेकंड लेक्चर है बायो एनर्जेटिक्स के ऊपर, यानी कि जानदारों के अंदर आने वाली एनर्जी चेंजेस और एनर्जी रिलेशनशिप्स के ऊपर। आज बच्चों हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्टेंट है उनके बारे में पढ़ना है और एक हम लोग एक्सपेरिमेंट भी स्टडी करेंगे। जो एक साइंटिस्ट है उसका नाम है नाइल, उसका एक हाइपोथेसिस था, उसके ऊपर अब हम एक एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे। तो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे आज के टॉपिक का नेम है फोटोसिंथेसिस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हिस्सा लेती हैं। बच्चों जो वर्ड रिएक्टेंट है ना, इसका मतलब होता है रिएक्ट करने वाली चीज़ें, ठीक है। और जो प्रोडक्ट है इसका मतलब होता है प्रोडक्शन, जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं। सो फोटोसिंथेसिस में रिएक्ट कौन सी चीज़ें होती हैं, आपस में रिएक्ट कौन सी चीज़ें करती हैं, और प्रोड्यूस यानी कि पैदा कौन सी होती है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको पता ही है, इक्वेशन तो आपको आती है। फोटोसिंथेसिस में CO2 एंड H2O दो चीज़ें हिस्सा लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ ज़रूरी आपके लिए होती है सनलाइट। यहाँ पर जो सनलाइट है ना, ये रिएक्टेंट नहीं है। सनलाइट को आप रिएक्टेंट नहीं बोलते, सनलाइट को आप बोलते हो ड्राइविंग फोर्स। ये ड्राइविंग फोर्स है, यानी सनलाइट के बगैर रिएक्शन हो नहीं सकता। लेकिन असल जिन चीज़ों ने रिएक्शन में हिस्सा लेना है वो है बच्चों CO2 एंड H2O। तो इन दोनों को आप बोलते हो ये है फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट, ठीक है बच्चों। और ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये बच्चों क्या है, ये हैं प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक आपके जहन का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाऊँ कि अगर आप फोटोसिंथेसिस को ओवरऑल इक्वेशन लिखे, फोटोसिंथेसिस काफ़ी लंबा प्रोसेस है, ये इतना सिंपल नहीं जितना आप इसमें देख रहे हो। ये हमने ओवरऑल लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस में ओवरऑल क्या होता है। वैसे फोटोसिंथेसिस में कई छोटे छोटे रिएक्शंस होते हैं, ये उन तमाम रिएक्शंस का मजमूआ है ये वाली इक्वेशन। बच्चों अगर आप फोटोसिंथेसिस में तमाम छोटे छोटे रिएक्शंस को कैलकुलेट करो ना, तो आपको पता चलेगा फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली 6 वाटर यूज़ नहीं होते, बल्कि 12 जो है वो हिस्सा लेते हैं और 6 अगेन पैदा हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे 6H2O अगेन लिखेंगे। ये फोटोसिंथेसिस की एक कंप्लीट और बैलेंस्ड इक्वेशन है कि 12H2O ने हिस्सा लिया एज अ रिएक्टेंट और 6 दोबारा प्रोड्यूस हो गए। अब ज़रा गौर करना है मेरी बात के ऊपर। बच्चों टोटल मॉलिक्यूल कितने खर्च हुए, 6। टोटल जो खर्च हुए वो 6 है। तो ओवरऑल वाटर रिएक्टेंट भी है, प्रोडक्ट भी है, यानी कि जो वाटर है वो नेट रिलीज उसका कोई नहीं है। अब बच्चों मैं आपको ना 2 इंपॉर्टेंट टर्म समझाता हूँ, बायो में अक्सर आती है। एक चीज़ होती है ग्रॉस वैल्यू, एक होती है नेट वैल्यू। ये आप काफ़ी सब्जेक्ट में, ये आप काफ़ी जगहों पे पढ़ोगे, ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू। अब ग्रॉस क्या होती है, देखिए आप लोगों ने एक बिजनेस शुरू किया, आपने एक दुकान डाली, आपने ना दुकान के अंदर 2 लाख का सौदा रखा, सामान रखा, आपका 2 लाख का बिक गया। अब आपको प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों, 2 लाख। जो आपकी सेल हुई कितनी है, 2 लाख। लेकिन आपने ना इमेजिन करिए कि आपने ना 1 लाख का सामान टोटल लिया था, 1 लाख, ठीक है। फिर आपका वो सामान कितने का सेल हुआ, 2 लाख। तो आपका ये जो 2 लाख है ना, ये आपके ग्रॉस प्रॉफिट है, ये आपका क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। लेकिन नेट प्रॉफिट क्या है, असली मुनाफा कितना है। क्या ये 2 लाख आपका सही मुनाफा है, नहीं बच्चों, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि आपने 1 लाख तो खर्च भी किया था। तो आपका जो नेट प्रॉफिट है ना बेटा, आपका नेट प्रॉफिट सिर्फ है 1 लाख, क्योंकि ये आपने खर्च किया था, फिर इतने का आपका सेल हुआ, ये आपका नेट प्रॉफिट है। तो आई होप आपको समझ आ गई कि नेट वैल्यू क्या होती है, ग्रॉस वैल्यू क्या होती है। तो अगर आप देखें, वाटर इज बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बट नो नेट यील्ड ऑफ वाटर। वाटर की नेट यील्ड कोई नहीं है। हाँ, वाटर जो है वो नेट रिएक्टेंट के तौर पे काम कर रहा है। 6 मॉलिक्यूल जो है वो ओवरऑल वाटर के यूज हुए हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं जी रेस्पिरेशन।
एक और प्रोसेस है रेस्पिरेशन, दैट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन का प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के उलट है। रेस्पिरेशन जो है इसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है। ये ग्लूकोज 6 ऑक्सीजन CO2 प्लस H2 है, साथ एनर्जी रिलीज हुई, ATP रिलीज हुए। अच्छा देखिए बेटा, फोटोसिंथेसिस हर जानदार नहीं करता, सिर्फ वो जानदार करते हैं जिनके पास क्या हो, जिनके पास क्लोरोफिल हो। लेकिन रेस्पिरेशन हर जानदार करता है, इंक्लूडिंग प्लांट, पौधा भी रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन पौधे में ऑल टाइम हो रही है। फोटोसिंथेसिस बच्चे सिर्फ कब होती है, डे टाइम, जब सनलाइट है। और रेस्पिरेशन कब होती है, ये होती है बच्चों ऑल द टाइम, सारी जिंदगी सारे टाइम पौधे में होती है। अब आप पौधे का गैसों का रिलीज देखिए कि कौन सी गैस जो है वो पौधे में रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे भी आपको समझना पड़ेगा कि ये मैंने 2 लीव बनाए हैं, डे टाइम एंड नाइट टाइम। डे टाइम बच्चों 2 प्रोसेस पौधे में चल रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी, रेस्पिरेशन भी। फोटोसिंथेसिस में पौधा ग्लूकोज बनाता है और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़कर उसमें से अपनी एनर्जी पैदा करता है ताकि पौधा जिंदा रह सके। अब बच्चों देखो, फोटोसिंथेसिस में पौधा भला क्या पैदा करता होता है, याद करें, फोटोसिंथेसिस में पौधा पैदा करता है ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस की गई, लेकिन रेस्पिरेशन में यही ऑक्सीजन यूज हो जाएगी। तो ये ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में पैदा हुई, इट इज़ यूज्ड इन रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट क्या पैदा करेगा, CO2। रेस्पिरेशन के दौरान बच्चों ये चीज़ पैदा करेगा और ये चीज़ यूज़ हो जाएगी किसमें, फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए इसकी ज़रूरत है। तो दिन के वक्त पौधे के पत्ते के अंदर गैसें आपस में ही यूज़ होती रही। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन पैदा हुई, रेस्पिरेशन में यूज़ हो गई, रेस्पिरेशन में CO2 पैदा हुई, फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो गई। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है डे टाइम, ये बहुत तेज़ होता है, तो पौधे में काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन बनती है। कुछ ऑक्सीजन यूज़ होती है रेस्पिरेशन में, क्योंकि पौधे को एनर्जी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जितनी एनिमल्स को होती है। तो जो बाकी ऑक्सीजन बच जाती है ना, वो बच्चों रिलीज़ हो जाती है। तो डे टाइम पौधा कौन सी गैस रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन। हम अगेन कहेंगे कि जो नेट रिलीज़ है, जो ओवरऑल रिलीज़ है, वो ऑक्सीजन का रिलीज़ है ड्यूरिंग डे टाइम। लेकिन जब नाइट का टाइम होगा तब पौधे में ओनली एक ही प्रोसेस चल रहा होगा, दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस रुक गई, तो नाइट टाइम में पौधा कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, दैट इज़ CO2। तो नाइट टाइम में पौधा रिलीज़ भी क्या करेगा, CO2। तो ये है 2 डिफरेंट कंडीशन। पौधा डे टाइम ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, नाइट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। इसलिए रात के टाइम दरख्तों के नीचे सोना नहीं चाहिए, उनके नीचे CO2 ज़्यादा होती है। लेकिन बच्चों ये तो हो गया डे, ये तो हो गया नाइट। अगर शाम का टाइम हो, शाम जब इतना अंधेरा भी ना हो, इतनी रोशनी भी ना हो, या सुबह का टाइम हो। अच्छा, सुबह और शाम के टाइम को आप क्या कहते हो, डॉन एंड डस्क। इंग्लिश का एक इडियम है डॉन एंड डस्क, सुबह शाम, जब ना इतना अंधेरा हो ना इतनी रोशनी हो, यानी पूरा दिन भी ना हो पूरी रात भी ना हो। उस कंडीशन में क्या होता है, पहले आप इमेजिन करिए कि दिन है, अभी डे का टाइम है, अभी जो है वो पौधा ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है क्योंकि फोटोसिंथेसिस काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता रोशनी कम होने लग गई। आहिस्ता आहिस्ता रोशनी जब कम हो रही है, क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो होता जा रहा है। पहले पौधा ऑक्सीजन ही रिलीज़ कर रहा था, अब आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन की रिलीज़ में कमी आ रही है, कमी आ रही है, कमी आ रही है। एक स्टेज आएगी जब जितनी भी ऑक्सीजन पौधा पैदा करेगा, क्योंकि लाइट कम हो रही है, जितनी भी ऑक्सीजन पैदा करेगा वो सारी रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाएगी। तो ओवरऑल गैसों का रिलीज़ बंद हो गया। ना प्लांट अब CO2 खारिज करेगा, क्योंकि CO2 सारी रेस्पिरेशन की फोटोसिंथेसिस में खर्च होती जा रही है। ना शाम के टाइम और सुबह के टाइम एक स्टेज, यानी कि एक थोड़ी देर के लिए वक्त आता है कि जितनी भी ऑक्सीजन पैदा हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन थोड़ी पैदा हो रही है, वो रेस्पिरेशन में खर्च होती जा रही है। अब वो टाइम जो है, उस टाइम को आप बोलते हो कंपनसेशन पॉइंट। मैंने लिखा है एट डॉन एंड डस्क व्हेन नेट एक्सचेंज बिटवीन लीव एंड एनवायरनमेंट इज 0,
जब इन्वायरमेंट में और लीव में जो गैसों का एक्सचेंज है वो ज़ीरो हो जाए। ज़ीरो होने का क्या मतलब है बच्चों मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस में जितनी भी ऑक्सीजन पैदा हुई वो सारी ऑक्सीजन खर्च हो जाए रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन में जितनी भी CO2 पैदा हो वो सारी CO2 खर्च हो जाए फोटोसिंथेसिस में। तो ओवरऑल पौधा इस स्टेट में कोई भी गैस रिलीज नहीं कर रहा होता। ये टाइम थोड़ी देर के लिए आता है, सुबह के टाइम और शाम के टाइम, यानी डॉन एंड डस्क। तो ये थे बच्चों इंट्रोडक्शन थोड़ा सा रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का। अब हम बात करते हैं जी वाटर एंड फोटोसिंथेसिस। वाटर का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है? तो बेटा वो जो वाटर है ना, पौधा उसको ब्रेक डाउन करता है, वाटर को तोड़कर ऑक्सीजन को निकाल देता है और हाइड्रोजन को यूज़ करता है पौधा। अब देखिए मैंने लिखा है ऑक्सीजन इज रिलीज्ड कम फ्रॉम वाटर। जो ऑक्सीजन रिलीज करता है ना पौधा, वो कहाँ से आती है? वो वाटर को ब्रेक डाउन करने से आती है। अब इक्वेशन देखिए CO2 + H2O। अब गौर करने की बात बच्चों पता है क्या है? गौर करने की बात ये है कि ग्लूकोज में 3 एलिमेंट होते हैं। नंबर 1 इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब रिएक्टेंट को आप देखिए, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, तो जाहिर बात है ग्लूकोज में जो कार्बन है वो ये वाली कार्बन है जो किससे आई है? कार्बन डाइऑक्साइड से। एक एलिमेंट हो गया। अब अगर आप दूसरे एलिमेंट पे गौर करें वो है हाइड्रोजन। अब इस बात में कोई शक नहीं कि हाइड्रोजन वाटर ने दिया है, लेकिन अगर आप ग्लूकोज के अंदर पाई जाने वाली ऑक्सीजन की बात करें ना, तो ऑक्सीजन के बारे में सवाल ये आ जाता है कि ये ऑक्सीजन CO2 ने दी है या ये ऑक्सीजन वाटर ने दी है, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों के पास है। मेरी बात को समझे गौर से कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है, आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्या ये CO2 वाली है या वाटर वाली है, इसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि एक ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, एक वाटर के अंदर यूज़ हो रही है, हमें दोनों में फ़र्क करना होगा। तो सवाल यहाँ पे यही है कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है क्या वो वाटर वाली है या CO2 वाली है? क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, एक ग्लूकोज के अंदर और दूसरी जो माहौल में आ गई है। तो एक्चुअली मैं आपको कह रहा हूँ कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ये वाटर वाली होती है। तो स्टार्ट में मैंने लिखा ऑक्सीजन रिलीज्ड कम फ्रॉम वाटर इन एटमॉस्फेयर। ये जो हमारे इर्द गिर्द ये जो ऑक्सीजन है कम फ्रॉम वाटर ड्यूरिंग स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन लीव्स। सो ये जो हाइपोथेसिस है पहली बार कि ये ऑक्सीजन वाटर से आती है, जाहिर बात है हमें स्टार्ट से ही तो नहीं पता, हमें बाद में पता चला। तो पहली बार नाइल एक साइंटिस्ट है, इसका पूरा नाम है वैन नाइल। बेटा इसका पूरा नाम है वैन नाइल। इसने एक हाइपोथेसिस दिया। इसने हाइपोथेसिस क्या दिया? इसने कहा ऑक्सीजन कम फ्रॉम वाटर, कि जो ऑक्सीजन रिलीज़ की जाती है, इस ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, कम फ्रॉम वाटर। इसके पीछे इसका एक ऑब्जर्वेशन थी। इसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो बैक्टीरिया होते हैं, ये मैंने बैक्टीरिया की इक्वेशन लिखी है। बैक्टीरिया बच्चों यूज़ करते हैं H2S को। बैक्टीरिया H2O को यूज़ नहीं करते, H2S को यूज़ करते हैं और साथ CO2 को यूज़ करते हैं। अब देखें CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ये मिल गई साथ जाके, ग्लूकोज बन गया CH2O और साथ मैंने ब्रैकेट लगा के N लिख लिया, यानी ये कार्बोहाइड्रेट बन गया। बाकी क्या बचा? सल्फर, और ये सल्फर रिलीज हो गया। अब जाहिर बात है इस चीज़ से हमें ये बात मालूम हो रही है कि जो वाटर है वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, क्योंकि H2S के अंदर ऑक्सीजन तो है नहीं, तो इसलिए बैक्टीरिया सल्फर रिलीज करते हैं। अब इस हाइपोथेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया 1940 में। अब एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया? बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है बच्चों। हमने आइसोटोप यूज़ किया, हमने एक आइसोटोप यूज़ किया, यूज़ ऑफ आइसोटोप ट्रेस O18। हमने ऑक्सीजन का एक आइसोटोप लिया 18 वाला। अच्छा बच्चों आपको याद है ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक 16, एक 17, एक 18। ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है 18 वाला, ये नॉर्मल आइसोटोप है। यानी आमतौर पे जो हम पानी पीते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो 16 वाली होती है। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे यूज़ करते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो 16 वाली होती है। तो कुछ साइंसदानों ने 18 वाली ऑक्सीजन प्रिपेयर की। अब ये एक ट्रेसर है, यानी 18 वाली ऑक्सीजन जहाँ भी होगी ना हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये है 18 वाली ऑक्सीजन। अब इन्होंने ऑक्सीजन 2 तरह की तैयार कर ली।
18 वाली। अब 18 वाली ऑक्सीजन को यूज़ करके इन्होंने वाटर बनाया। मेरी बात समझ रहे हैं? 18 वाली ऑक्सीजन को यूज़ करके इन्होंने वाटर बनाया। तो ये एक वाटर है जिसके अंदर ऑक्सीजन 18 वाली यानी कि एक ट्रेस करने वाली यानी कि पता लगाने वाली ऑक्सीजन है जो कि इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं आप। दूसरी तरफ इन्होंने दूसरे एक्सपेरिमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर की, उसके अंदर ऑक्सीजन 18 वाली डाल दी। ये बच्चों एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। 2 एक्सपेरिमेंट किए गए। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक में इन्होंने वाटर प्रिपेयर किया जिसके अंदर ऑक्सीजन लेबल है, दूसरे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर किया जिसमें ऑक्सीजन लेबल है। अब पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पौधा लिया, उसको ये 18 वाला वाटर प्रोवाइड किया, ऐसा वाटर जिसके अंदर ऑक्सीजन 18 वाली है, और CO2 कौन सी प्रोवाइड की, नॉर्मल CO2, यानी कि ये जो CO2 में ऑक्सीजन है ये बच्चों नॉर्मल 16 वाली है। ये इनका पहला एक्सपेरिमेंट है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को लेबल किया, यानी CO2 के जो अंदर ऑक्सीजन है वो 18 वाली है और जो वाटर के अंदर है वो नॉर्मल 16 वाली है। तो हमें यहाँ पे इजीली पता चल जाएगा कि जो ऑक्सीजन रिलीज हुई वो कौन सी हुई। तो देखिए इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया ग्रुप 1 के अंदर, पौधे ने ये वाला वाटर एब्जॉर्ब किया और हवा से CO2 को एब्जॉर्ब किया पौधे ने। अब जाहिर बात है CO2 को भी एब्जॉर्ब किया, वाटर को भी एब्जॉर्ब किया, लेकिन H2O को आपने लेबल किया हुआ है, रिमेंबर। अब जब रिएक्शन हुआ H2O CO2, पौधे ने ग्लूकोज बनाया, जो ऑक्सीजन पौधे ने रिलीज की ना वो ऑक्सीजन बच्चों कौन सी थी, 18 वाली। यानी इस पौधे ने जो ऑक्सीजन रिलीज की वो थी बच्चों कौन सी, वो थी 18 वाली, 18 वाली ऑक्सीजन। तो हमें पता चल गया कि वाटर से ही ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। फोटोसिंथेसिस में वाटर की ऑक्सीजन रिलीज़ की जाती है। लेकिन अभी मुकम्मल कंफर्म करने के लिए हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट भी करवाना है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लेबल किया। तो जब आपने वाटर को लेबल नहीं किया, कार्बन डाइऑक्साइड को लेबल किया, ग्लूकोज बना, उस ग्लूकोज के अंदर कौन सी ऑक्सीजन थी, ग्लूकोज के अंदर बच्चों 18 वाली ऑक्सीजन थी और जो नॉर्मल ऑक्सीजन 16 वाली थी वो रिलीज़ हुई। यानी ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपने CO2 को लेबल किया। तो इस पौधे ने जो गैस रिलीज़ की वो ऑक्सीजन क्या थी, वो ऑक्सीजन थी बच्चों नॉर्मल 16 वाली। और जो इस पौधे ने ग्लूकोज बनाया उस ग्लूकोज में वो लेबल्ड ऑक्सीजन थी। सो यू क्लियरली कन्फर्म हो गया कि जो ऑक्सीजन ग्लूकोज में यूज़ की जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है और जो ऑक्सीजन हवा में रिलीज़ की जाती है वो वाटर से आती है। ठीक है बच्चों, तो वाटर वाली ऑक्सीजन आप सब यूज़ कर रहे हो। लास्ट बात मेरी ये है कि ये ऑक्सीजन कहाँ यूज़ होती है। इसके लिए ये आप फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म देखिए, इसकी तफसील हम आगे चल के पढ़ेंगे। फ़िलहाल आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। ये बच्चों आप लाइट रिएक्शन देख रहे हो। लाइट रिएक्शन में कौन सी चीज़ यूज़ हुई, H2O। ठीक है, वाटर यूज़ हुआ और वाटर की ऑक्सीजन लाइट रिएक्शन में रिलीज़ कर दी गई। आप नीचे देख रहे हैं O2 रिलीज़ कर दी गई। ठीक है, और फिर लाइट रिएक्शन में आपको पता है लाइट भी यूज़ होती है, तो यहाँ पे लाइट भी बना ले। लाइट रिएक्शन में लाइट यूज़ हुई, वाटर ने लाइट को और वाटर को यूज़ करके क्या बना लिया, NADPH, यानी कि जो हाइड्रोजन वाटर का था वो हाइड्रोजन यहाँ पे ले आया गया NADPH के साथ। यानी कि सेल के अंदर होती है एक चीज़ NADP पॉजिटिव, इसके साथ वाटर का हाइड्रोजन मिलाया गया तो बन गया NADPH। ठीक है बच्चों, NADPH के अंदर जो हाइड्रोजन है ये कहाँ से आया है, ये वाटर से आया है। फिर ये दोनों चीज़ें डार्क रिएक्शन में यूज़ हो गई। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को यूज़ किया गया। इसके अंदर हाइड्रोजन जब ऐड की गई, C कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो फिर बना डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज। साथ आपको पता ही है कि NADPH से अगेन हाइड्रोजन निकल गई तो वो NADP पॉजिटिव रह गया और ATP की एनर्जी भी ग्लूकोज में चली गई तो ATP टूटकर ADP प्लस फॉस्फेट रह गया। तो बच्चों ये है आज का लेक्चर। इसमें हमने ये पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट कौन से हैं, वो कहाँ से आते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट क्या है, और फोटोसिंथेसिस में जो वाटर यूज़ होता है एक्चुअली वही वाटर स्प्लिट होकर उसकी ऑक्सीजन माहौल में रिलीज़ की जाती है और इसको हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया।
तो बच्चों लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।